Hello students, welcome back. In today's lecture we are going to start regarding the important cartoon और picture based question. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है जिसका नाम क्या है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक में इंडियन पॉलिटिक्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट कार्टून हैं आज हम उनकी बात करेंगे। अब हमारा जो वेरी फर्स्ट एक चीज़ कार्टून को समझने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी कार्टून है वो इतना मुश्किल नहीं है। उसको समझने के लिए सिर्फ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको उस चैप्टर उस कार्टून का जो मेन कंसेप्ट है यानी कि वो कार्टून किस पर बेस्ड है वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट मालूम है तो देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कार्टून और एनी पिक्चर, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस कार्टून। अब कार्टून का जो क्वेश्चन आएगा आपका उसमें हमेशा ऊपर लिखा हुआ क्या आएगा, स्टडी द पिक्चर और मे बी कार्टून गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसी कार्टून इसी पिक्चर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस कार्टून को ले रहे हैं, ये दिस इज योर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। अब इसमें क्या बताएगा बिफोर रीडिंग द क्वेश्चंस, अभी हम क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे, उससे पहले अगर इफ वी सी दिस पिक्चर तो पिक्चर में हमें मालूम है कि ये पूरी की पूरी पिक्चर हमें किस चीज़ की याद करवा रही है रिगार्डिंग द पार्टीशन, कि ट्रेन है, लोग ऊपर नीचे बुरी तरह से मुश्किल से ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, तो ये सारा हमें पार्टीशन के सीन की याद करवाता है, राइट। सेकेंड थिंग, जब आप इस कार्टून को या पिक्चर को जब आप करते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे आंसर होंगे क्वेश्चंस के जो आपको कार्टून में से ही मिल जाएंगे। यानी जब आप कार्टून को ध्यान से देखेंगे या क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो वहीं से आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे अब हम इस फर्स्ट कार्टून का करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट। अब ये पिक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एज वी ऑल नो कि ये किसका सीन है, ये सीन है हमारा रिगार्डिंग पार्टीशन, राइट। ये हमारा किससे रिलेटेड सीन है, रिगार्डिंग द पार्टीशन। अब पार्टीशन में रिगार्डिंग पार्टीशन, अब पार्टीशन के समय में क्या हुआ था ये पिक्चर हमें उसके बारे में बता रही है। जैसे फर्स्ट है व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट, अब आंसर क्या है, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द पेनफुल सीन ऑफ पार्टीशन ऑफ कंट्री व्हेन पीपल वर सपोज्ड टू लीव देयर होम। जब इंडिया के लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से लोग इंडिया में शिफ्ट हुए थे, तो ये उस सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन इज मेंशन सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब भैया अभी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो आपको कार्टून में से ही पता चलेंगे। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पार्टीशन, अब यहीं से हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द पार्टीशन, राइट। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, एज वी ऑल नो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस में कम्युनल राइट्स हुए थे, सोशल सफरिंग्स लोग सफ़र किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इससे रिलेटेड जो थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज विच ईयर इज बीइंग डोनेटेड इन द पिक्चर। अगेन एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू नो वेरी वेल कि ये पिक्चर हमारी पार्टीशन से रिलेटेड है और वी नो वेरी वेल कि हमारा पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में। तो इसका मतलब ये पिक्चर किस ईयर को डोनेट कर रही है, द ईयर ऑफ 1947, मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड ईयर इन द हिस्ट्री, राइट। होपफुली दिस इज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी तरीके से आपके और भी जो नेक्स्ट कार्टून है इन दिस चैप्टर दैट इज रिगार्डिंग दिस। अब इसमें भी क्या है, व्हेन यू आर एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि कार्टून में से ही आपको आंसर मिलेंगे। अगर हम इस कार्टून को ध्यान से देखें तो यहाँ ये जितने भी दिखाए गए हैं ह्यूमन बीइंग, इन सब के ऊपर किसी न किसी स्टेट का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बीच में जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है इसके चारों तरफ ये ह्यूमन पीपल जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स को।
यानी ये चारों तरफ स्टेट्स हैं। तो यहीं से बिना क्वेश्चन पढ़े ही हमें किस चीज़ का आइडिया मिल जाता है, हमें ये आइडिया मिलता है कि ये पिक्चर हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द सेंटर ऑफ द कार्टून एंड मेंशन द चैलेंज सराउंडिंग हिम। आइडेंटिफाई द पर्सन, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जहां भी आपको ये कैप में व्यक्ति मिलेगा, कैप में, कैप क्या है, हमेशा हम किसकी देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यहाँ हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हमें एकदम से क्लियरली पता चल रहा है कि सेंटर में जो व्यक्ति है ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय में कौन थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि मेंशन द चैलेंज सराउंडिंग हिम, उसके चारों तरफ जो चैलेंज है वो क्या है, हु फेस्ड द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ princely states and formation of linguistic states as in the chapter you have discussed, कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि चारों तरफ से ये डिफरेंट स्टेट्स दिखाई गई हैं, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द कार्टून एक्चुअली रेफर्स, एक्चुअल में कार्टून किस चीज को दिखा रहा है, रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, किसके बारे में बता रहा है हमें, द कार्टून रेफर्स द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्विस्टिक बेसिस ऑफ फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, यानी कि यहाँ पर पंडित नेहरू के सामने ये प्रॉब्लम है कि इनका रीऑर्गेनाइजेशन ऐसे किया जाए जिससे कि कंट्री की यूनिटी बनी रहे, कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो, राइट। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिया अवॉइड दीज कन्फ्लिक्ट्स, इनको कैसे कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया था, एज वी ऑल नो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था और साथ ही साथ स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई थी, यानी स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज थी, स्टेट्स अपने एरिया में खुद अपने डिसीजंस ले सकती थी। तो नाउ सी द आंसर, इंडिया आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टेड रीजनल डिमांड्स of the people and enhance democracy by providing some autonomy to states also, states को उनकी autonomy, state को उनके rights, उनके power उनको दे दी गई थी, right। अब हम बात करते हैं, now move to the next one। next जो कार्टून है that is रिलेटेड टू अगेन सी द पिक्चर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्टून में से ही हमें बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। अब अगर हम इस पिक्चर में इस बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, या चलिए लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दैट नेम एंड लीडर शोन ऑन द राइट इन द कार्टून। कार्टून में जो राइट में ये पर्सन दिखाया गया है ये कौन है, इनका नाम बताना है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहचान है कि ऑलवेज ही वियर कैप, राइट। सेम इज रिगार्डिंग वल्लभ भाई पटेल, जहां भी बिना ये आपको ऐसे जो पर्सन मिलेंगे जिनके सिर पर बाल नहीं है तो वो कौन होंगे, दैट इज पंडित वल्लभ भाई पटेल, राइट। तो अब यहाँ पर पर्सन को देखना है कौन है, दिस इज, अब ये पर्सन कौन हुए, लीडर शॉन इन द राइट इज दैट इज पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सेकंड आता है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, इनके बीच में कैसा इनका रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। अब रिलेशनशिप कैसा है, कार्टून शोज दैट प्रिंसली रूलर्स। अब आप देखिए यहाँ पर ये कौन दिखाया गया, इनकी वेशभूषा से हमें क्या लग रहा है कि ही इज अ रूलर, राइट। अब ये रूलर है और एक चेयर पर बैठा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो चेयर है, ये चेयर हमारी कैसी है, चेयर इसकी किस चीज की बनी हुई है, चेयर एक आम व्यक्ति है जो दिखाया गया है बहुत ही गरीब है, जो बहुत ही वीक है, यानी उसके ऊपर उसको चेयर बनाकर रूलर बैठा हुआ है, जो क्या बताता है कि किस तरीके से रूलर जो थे आम लोगों को सप्रेस्ड करते थे, उनका जो था किस तरीके से एक्सप्लॉइट किए जाते थे कॉमन पीपल, क्लियर। तो इसका मतलब रूलर और प्रिंस, रूलर में और आम लोगों में जो रिलेशनशिप था दैट वाज नॉट गुड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। कार्टून शोज दैट द प्रिंसली रूलर्स ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द पीपल, राइट। अब आप यहीं से देखकर, कार्टून को देखकर ही समझ सकते हो कि व्हाट विल बी द आंसर। Next, in your opinion, how successful was the approach adopted by the leader on the right to solve the issue of princely states?
क्या ये जो राइट में लीडर है वल्लभ भाई पटेल है, क्या इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स की जो प्रॉब्लम थी उसको सही तरीके से सॉल्व कर लिया था? तो एज हमने जब चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको समझ में आया तो वी नो वेरी वेल कि यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही सक्सेसफुली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस थी या स्टेट इंटीग्रेशन का जो मुद्दा था उसको सॉल्व किया था। सरदार पटेल वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट मर्जर एक्सेशन विथ इंडिया। मर्जर और एक्सेशन विथ इंडिया ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, राइट। अब जो नेक्स्ट कार्टून है दैट इज अगेन यू कैन सी, अब इसमें क्या है, विद विच ओकेजन द अबव पिक्चर इज कंसर्न, इन द पिक्चर हु इज एड्रेसिंग टू हुम एंड फ्रॉम वेयर। अब यहाँ हम देख सकते हैं अगेन से आप इस व्यक्ति को आराम से पहचान सकते हैं, ये पर्सन कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। अब ये कहाँ से एड्रेस कर रहे हैं, अगर आप आसपास के इन पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ का सीन है, रेड फोर्ट का। क्लियर? द अबव पिक्चर इज कंसर्न्ड विद द हैप्पी ओकेजन ऑफ फर्स्ट Independence Day of India. In this picture, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru is addressing to the people of India from the Red Fort. कब ये कर रहे हैं? On 15th August 1947. He is addressing Pandit Jawaharlal Nehru. He is addressing the common people to the people of India. When he is addressing on 15th August 1947. Right. Now what's the second question? I move to the second one. Second question क्या कहता है? See the second one. What day? Why that day is called रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री? इस दिन को रेड लेटर डे क्यों कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्यों कहा जाता है रेड लेटर डे? बिकॉज एज crore ऑफ इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट। किस मूवमेंट की वेट कर रहे थे? इंडिपेंडेंस की। सो मेनी ईयर्स दिस डे मार्क्ड एंड ऑफ इंडिया स्लेवरी ऑफ मोर देन 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये एक वो दिन था जब 200 सालों से जो ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे उसका एंड हुआ था, राइट। इसीलिए इस डे को किस नाम से जाना जाता है? इस डे को हम रेड लेटर डे के नाम से जानते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दैट इज रिगार्डिंग इन विच सर्कमस्टांसेस इंडिया वॉज बॉर्न ऑन दैट हिस्टोरिकल डे। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे, क्या हुआ था उस समय में जब भारत आज़ाद हुआ था? तो इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। डिफिकल्ट क्यों थे? क्योंकि फ्रीडम तो आई थी, बट फ्रीडम ऑफ इंडिया केम विद अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस दैट अकम्पनीड द पार्टीशन। बहुत सारा वायलेंस हुआ था और इसके साथ साथ जो इंडिया आज़ाद हुआ था दैट वाज नॉट वन नेशन बट इट वाज जो था इट एज अ रिजल्ट इसके जो कीमत थी, जो वैल्यू थी, वो क्या चुकानी पड़ी थी कि इंडिया को 2 नेशंस में डिवाइड होना पड़ा था, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट गॉट इंडिपेंडेंस नॉट एज अ 1 नेशन बट एज अ 2 नेशंस, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज रिगार्डिंग, अब आप इस कार्टून में क्या देख रहे हैं? यू कैन सी इजिली इन दिस कार्टून सॉरी दैट कुछ बहुत सारे लोग हैं जो ये पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, राइट। और नीचे जो है बहुत सारे लोग मिलकर इस पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं विद द जैसे टग वार होता है, जैसे रस्सी खींचते हैं टग वार में, उसी तरीके से ये लोग इन पेड़ पर बैठे हुए लोगों को खींचकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पिक्चर, ये कार्टून क्या बता रहा है? अब अगर हम कार्टून में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें सबसे पहले हमें कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एज फ्रॉम द कैप वी कैन आइडेंटिफाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और साथ में ये सारे कौन हैं? उनके कैबिनेट मेंबर्स, राइट। और इसका मतलब अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैबिनेट मेंबर्स यानी कि रूलिंग पार्टी पेड़ पर है तो नीचे से उनको खींचने वाला कौन होगा? ऑपोजिशन पार्टीज। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हमारा पहला डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट्स। ये कार्टून किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टून रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस विच इज बीइंग टग बाय द ऑपोजिशन पार्टी टू थ्रो द कांग्रेस आउट ऑफ
पावर, यानी जिससे कि कांग्रेस को पावर से बाहर कर दें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म टग ऑफ वार रेफर्स टू? यहाँ टग ऑफ वार का क्या मतलब है? टग ऑफ वार रेफर्स टू पुलिंग आउट ऑफ द कांग्रेस। हमने देखा है यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ये अपोजिशन वाले कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाय क्रिटिसिज्म एंड मेंशनिंग इट्स वीकनेसेस। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, कैसे उखाड़ेंगे? कोई भी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को अगर हटाती है तो हमेशा उसके वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, राइट? इन एन ऑनेस्ट एंड जस्टिफाइड मैनर। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज हु वाज बीन शॉन ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब ट्री के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? ट्री के ऊपर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके साथ बैठे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद हिज कलीग्स इन द कैबिनेट। कैबिनेट के जो उनके कलीग्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ बैठे हुए हैं? ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, राइट? दिस इज अबाउट दिस कार्टून। अब हम नेक्स्ट कार्टून पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कार्टून में क्या है? अब यहाँ भी आप देखिए हु इज ही। अब आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक तरफ दिखाया गया है पब्लिक सेक्टर, दूसरी तरफ दिखाया गया है प्राइवेट सेक्टर। यानी कि आप ये देखेंगे तो ध्यान से अगर हम इस कार्टून को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो बीच में व्यक्ति है, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये क्या कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम ये बात करें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बात हो रही है, उनके में बैलेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? रिगार्डिंग द प्लानिंग कमीशन। जब हमारी 5 ईयर प्लान्स बनी थी तो कैसे बनी थी, कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया था हमने, उसके बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया था, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है What message does the cartoon convey? ये कार्टून किस चीज के मैसेज को बता रहा है? The cartoon is trying to make balance between the private and public sector. किस लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बैलेंस बनाया जा रहा है? To maintain the growth of an economy adopted by India. इंडिया की तरफ से जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको अडॉप्ट करने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया, कैसे उसको बैलेंस किया गया। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु इज मेकिंग एफर्ट टू बैलेंस बोथ द सेक्टर्स। तो ये पर्सन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो क्या थे उस समय में देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट वन इज हाउ हैज बोथ दीज सेक्टर बैलेंस। इन दोनों सेक्टर्स को बैलेंस कैसे किया गया? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस कैसे किया गया? पंडित नेहरू मेड अ बैलेंस बिटवीन बोथ द सेक्टर बाय अडॉप्टिंग मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी टू को एग्जिस्ट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई थी, दोनों की तरफ ही ध्यान दिया गया था, राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्टून में। नेक्स्ट हमारा क्या है? अगेन यू कैन सी। अब अगर हम कार्टून को ध्यान से देखें तो कार्टून से हमें पता चल जाता है कि कार्टून किसके बारे में है? थर्ड प्लान, यानी कि 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है। और कौन से 5 ईयर प्लान की बात हो रही है? थर्ड की, राइट? अब अगेन यहाँ कैप से हम पहचान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति इसमें दिखाया गया है ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? अब यहाँ कौन लोग हैं? गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वर्डिंग यहाँ क्या लिखी हुई है? वी आर असेंडिंग सून वी विल बी अबव हंगर, यानी हंगर से जो लोग जूझ रहे हैं उनको हंगर से बाहर निकालना है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करवानी है, उसके बारे में बात यहाँ हो रही है, राइट? अब अगेन सी द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज एड्रेसिंग द पीपल इन द कार्टून। तो पीपल को कौन एड्रेस कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू इज एड्रेसिंग द पीपल इन द कार्टून। व्हाट डज द पीपल सिंबलाइज इन इट? इसमें पीपल किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? अब यहाँ हमने बात की थी हंगर की। दूसरा हम यहाँ अगर इनकी कंडीशन को देखें कि किस तरीके से, ये देखिए कितने वीक लोग हैं, इवन इनकी जो बोन्स है उनको भी देखा जा सकता है। तो ये किस चीज को दिखा रहे हैं? स्ट्राइव्ड पीपल हु सिंबलाइज द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। जो किस चीज को दिखा रहे हैं? इंडिया की पॉवर्टी को, कि इंडिया में जो थी उस समय में कितनी गरीबी थी, किस तरीके से इंडिया जो था गरीबी से जूझ रहा था, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ऑन विच प्लान द कार्टून इज हाईलाइटिंग। अब इसके आंसर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम हियर कौन सी प्लान की बात हो रही है? थर्ड 5 ईयर प्लान। द कार्टून हाईलाइटिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। मेन एम ऑफ दिस प्लान
इस प्लान का मेन एम क्या था? टू मेक बैलेंस बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फॉर अचीविंग टेक ऑफ पोजीशन। अपने आप को ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को साथ साथ लेकर चले थे। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट जो कार्टून है दैट इज अ पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको मालूम है कि ये कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये कौन है? ये है जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के उस समय में प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, राइट? जुल्फिकर अली भुट्टो। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को पहचान गए तो इसका मतलब हमें क्लियर है कि ये कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है। जो एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो रहा है? जुल्फिकर अली भुट्टो यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब हमने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, हमने समझा है, तो हमें मालूम होगा कि जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो कौन सा एग्रीमेंट था? दैट वाज शिमला एग्रीमेंट, राइट? हमें अच्छे से याद होगा कि ये किस एग्रीमेंट की बात हो रही है? शिमला एग्रीमेंट की, राइट? अब नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि कार्टून पर बेस्ड है। अब हमें कार्टून पहले ही क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइडेंटिफाई द टू मेन पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में दिखाई गई दो पर्सनैलिटीज। अभी हमने बात की, ये कौन है? जुल्फिकर अली भुट्टो। और दूसरी पर्सनैलिटी कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। नाउ ऑन विच पेपर दे आर साइनिंग? दे आर साइनिंग ऑन द शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, शिमला एग्रीमेंट जब साइन हुआ था तो उस समय लीडर कौन कौन थे। देन व्हाट डू यू नो अबाउट इट? अब ये जो शिमला एग्रीमेंट है इसके बारे में आप क्या जानते हो? कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को हुआ था। इट फॉलोड फ्रॉम द बांग्लादेश वार। आप चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप डिस्कस करेंगे कि कैसे जो बांग्लादेश था, आज जो बांग्लादेश है, पहले कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा था, राइट? वेस्ट पाकिस्तान था और बाद में इंडिया की इंटरफेरेंस के बाद जो था ये किस में बना? जो था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी और अलग से बांग्लादेश बना था। वेस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया था। तो इसमें बांग्लादेश वार इन 1971 that led to the freedom of Bangladesh which was earlier known as East Pakistan, sorry वेस्ट नहीं, ईस्ट पाकिस्तान। अब ये एग्रीमेंट क्या बताता है? रेटिफाई बाय द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, इट कंसीव्ड द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर फर्दर नॉर्मलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल रिलेशन, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो आगे के रिलेशन है वो फिर से सही हो, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश की आज़ादी के समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था। और वो कौन सा ईयर था? दैट वाज 1971, राइट? अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट पिक्चर इज रिगार्डिंग व्हाट इज मेंट बाय कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। अब यहाँ पर कार्टून में ही लिखा हुआ है कीप राइट नो लेफ्ट। और अगर आप इनके ऊपर देखोगे कि हर व्यक्ति की शर्ट के ऊपर आगे नाम लिखे हुए हैं जो किसको इंडिकेट करते हैं? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पार्टीज को, राइट? तो नो लेफ्ट और नो राइट का मतलब क्या है? यहाँ है कि यूनाइटेड फ्रंट पार्टी वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। किस आधार पर बनी थी? नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड सपोज टू फॉलो द राइटिस्ट ओनली। केवल राइटिस्ट को फॉलो करने की बात उसमें कही गई थी। अब इसके बाद आ जाता है कि इन द कार्टून व्हाट डज अ फॉल स्टैंड्स फॉर। ये जो जितने भी दिखाई गई किस चीज को दिखा रही है? अब इन्हीं में ही आपका हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? एलडी। एलडी किस चीज को है? लोकदल। देन नेक्स्ट क्या है? बीकेएस। अब बीकेएस किसको शो कर रहा है? दैट इज बिहार क्रांति सभा। नेक्स्ट क्या है? एसएसपी। एसएसपी किसको शो कर रहा है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। देन बीकेडी। बीकेडी किसको दिखा रहा है? दैट इज भारतीय क्रांति दल, राइट? इनकी फुल फॉर्म्स आपको बतानी है। देन व्हाट इज हंग असेंबली। हंग असेंबली से क्या अभिप्राय है कि उसका क्या मीनिंग है? अब हंग असेंबली के बारे में अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। इट इज डोमिनेटेड बाय द कोलिशन गवर्नमेंट वेयर नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजोरिटी एंड दिस इज वेरी अनसर्टेन आल्सो। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें कोई भी पार्टी जो है मेजोरिटी में नहीं होती है, सभी पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती हैं और ये जो सरकार है अनसर्टेन रहती है, यानी इसका कुछ नहीं मालूम कि कब ये सरकार, अगर एक भी पार्टी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली तो वो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है और दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। दैट इज वाई इसको बोलेगा इट इज वेरी अनसर्टेन आल्सो, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट जो कार्टून है दैट इज रिगार्डिंग विच ईयर। अब इसमें आया राम, गया राम, हाय राम,
यानी कि ये आया राम गया राम की पॉलिसीज कब हुई थी? 1967 के इलेक्शंस में। विच ईयर इज बीइंग रेफर्ड बाय द कार्टून, ये किस ईयर को बताते हैं? हमें मालूम है आया राम जो था एक एमएलए था जिसने बहुत बार पार्टी को चेंज किया था, राइट? तो और ये इंसिडेंट, ये घटना कब हुई थी? इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1967। Who is being commented by the phrase आया राम गया राम? अभी आया राम गया राम कौन था? हरियाणा का एमएलए था जिसका नाम था गया लाल। बिकॉज ही चेंज द पार्टी थ्राइस, 3 बार उसने चेंज की थी अ फोर्टनाइट। पहले वो कांग्रेस, देन विद इन सॉरी हियर इट इज विद इन नो वन, नो ये वर्ड इट्स नॉट द प्रॉपर, विद इन 9 hours and then it will not come, and then to united front again। और फिर से वो बार बार फोर्टनाइट में ही, फोर्टनाइट था 3 बार फोर्टनाइट्स में उसने चेंज किया था, एंड विद इन 9 हियर इट विल बी 9 hours में ही वो 3 बार पार्टी को चेंज करके कभी कांग्रेस में तो कभी दूसरी पार्टी में यूनाइटेड फ्रंट में गया था, राइट? देन नेक्स्ट वन इज द व्हाट डज द फ्रेज स्टैंड्स फॉर अ पॉलिटिकल जोक। ये जो फ्रेज है आया राम गया राम, ये क्या बताता है पॉलिटिक्स के बारे में? दिस पॉलिटिकल जोक एंड डेवलप द कल्चर ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन मीन्स कि इलेक्शंस तो आप कहीं से लड़ रहे हो, वहां से जीतने के बाद यू आर गोइंग टू चेंज द पार्टी, right? That is defection in Indian politics to create instability among the political parties। इससे क्या चीज क्रिएट होती है? इंस्टेबिलिटी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज में। नाउ लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इस डिफेक्शन को रोकने के लिए क्या किया है? हैज अमेंडेड टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को चेंज करता है आफ्टर द इलेक्शन, तो उसकी जो वो पावर है, जो वो एमएलए या एमपी बना है, वो उसकी वो पावर वो खत्म हो जाती है। वो अगर चेंज करता है तो एमएलए या एमपी नहीं रहता, राइट? एंड द नेक्स्ट कार्टून, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? अब ये भी यहाँ भी आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी की फेस है, यानी कांग्रेस गिरी हुई है। इट मीन्स कि कोई इलेक्शंस है जिसमें इंदिरा गांधी विजय हुई हैं, इंदिरा गांधी जीती हैं और कांग्रेस उसमें हारी है। अब ये किस चीज को बता रहा है? व्हाट इट वाज रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। कहाँ के इलेक्शन है? 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात की गई है। अब आइडेंटिफाई द लेडी इन द कार्टून एंड गिव रीजन फॉर हर प्लेजर। अब इसमें जो लेडी है उसकी खुशी के कारण क्या है और ये कौन है? ये कौन है? इंदिरा गांधी है। और क्यों खुश है? विनिंग ओवर कैंडिडेट वीवी गिरी, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी तरफ से किस कैंडिडेट को सपोर्ट किया था? वीवी गिरी को, जो बाद में जीत गए थे, जिसकी वजह से ये क्या दिखाई दे रही है? खुश दिखाई दे रही है। देन आइडेंटिफाई द पर्सन वियरिंग गार्लैंड इन द विनिंग पोजीशन। ये जो माला पहने हुए है, विजय की जो माला है, ये व्यक्ति कौन है? इट इज वीवी गिरी। देन हु इज लाइंग ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में कौन है? तो कांग्रेस की तरफ से उस समय में कौन सा लीडर खड़ा हुआ था? नीलम संजीवा रेड्डी। तो इट मीन्स जो व्यक्ति नीचे ग्राउंड पर लेटे हुए हैं वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। हु इज वॉचिंग द पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड? अब ये जो देख रहा है ये व्यक्ति कौन है? इट इज निजलिंगप्पा, राइट? ये कौन व्यक्ति है? ही इज निजलिंगप्पा, जो कि उस समय में ऑफिशियली जिनका नाम दिया गया था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कार्टून है रिगार्डिंग अबाउट विच स्टेट। अब इसमें क्लिपिंग है न्यूज़पेपर की। अब अगर हम ध्यान से इस क्लिपिंग को देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये किसके बारे में है। 13 डाइज ऑफ हंगर इन बिहार, यानी कि बिहार में जब फूड क्राइसिस आए थे, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, लोग भूख से मर रहे थे। इट इज अबाउट दैट, राइट? अब यहाँ फिर से व्हाट अबाउट विच स्टेट द क्लिपिंग इज टॉकिंग अबाउट, तो हमें यहीं से मालूम पड़ रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रही है, किस स्टेट की बात हो रही है? बिहार की। नाउ व्हाट इज फूड क्राइसिस? फूड क्राइसिस क्या है? ये जनरल क्वेश्चन है। फूड क्राइसिस किसको बोलते हैं? अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट फूड और फूड शॉर्टेज। व्हाट वर द मेन रीजन फॉर फूड क्राइसिस? फूड क्राइसिस क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, इसका मेन रीजन क्या है? तो हाई प्राइसेस ऑफ फूड, जब कीमतें इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं। दूसरा, जोनिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की जो अलग अलग जोन को लेकर अपनी अपनी पॉलिसीज बनती हैं, तो उसकी वजह से भी फूड क्राइसिस आते हैं। देन इज इंडिया नाउ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन? यस, अब तो इंडिया सफिशिएंट है। किसके बाद ये इंडिया सफिशिएंट हुआ था? आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया बिकम सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड
in food production. Grain production has been increased up to the maximum एक्सटेंड, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जहां हम पहले बाहर के देशों से व्हीट और अपनी बेसिक प्रोडक्ट चीज़ें जो थे वो मंगवाते थे, अब हम क्या करने लगे थे, उन्हें भेजने लगे, यानी हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, राइट। अब दिस वाज नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट स्लोगन फॉर दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर के लिए आप एप्रोप्रिएट स्लोगन क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जय जवान जय किसान। अब फिर से आप देखिए ये आंसर हमें कहाँ से मिल गया, फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द कार्टून। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो कार्टून में से ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। द पिक्चर रिप्रेजेंट द स्लोगन जय जवान जय किसान। हु गेव दिस स्लोगन एंड व्हेन। अब ये कब और किसने दिया था, हमने चैप्टर को पढ़ा था, हमें मालूम है कि ये किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था, 1965 में। अब ये स्लोगन किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, द टू रिसॉल्व कंट्रीज चैलेंज ऑफ फूड क्राइसिस एंड एक्सटर्नल थ्रेट। फूड क्राइसिस एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट, जो बाहर से हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, पाकिस्तान ने जो अटैक किया था, चाइना ने अटैक किया था, तो उन सभी के बारे में भी, एक्सटर्नल थ्रेट की भी बात हो रही है। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिक्चर इन टूडेज सिनारियो। आज के हालात में अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। द पिक्चर जय जवान जय किसान इनकरेज आवर सोल्जर्स to defend the country and motivate our farmers to do their best to increase the production of the food grain। यहाँ पर ये जो हल है ये किसको शो कर रहा है, फार्मर्स को, और गन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टू द सोल्जर्स, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कार्टून्स को, नेक्स्ट सीरीज होगी जो सेकंड होगी, उसमें हम इन्हीं कार्टून्स को कंटिन्यू करेंगे।